अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम हीलियम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ रियली हीलियम He एटम। तो हीलियम जो है वो हाइड्रोजन के बाद सिंपलेस्ट एटम है, जिसमें के न्यूक्लियस के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये काइंड ऑफ अ 3 बॉडी सिस्टम हो जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम एक एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर अलग-अलग से नहीं ले रहे कि उसमें 2 प्रोटॉन है, हम उसको एक एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम हीलियम एटम का हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसकी जो लेट्स से फॉर हाइड्रोजन एटम ये होगा, बाय द वे दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम ना, ये हाइड्रोजन एटम ही है और नीचे उन्होंने हीलियम एटम के लिए लिखा हुआ है। तो दिस इज़ राइट, ये हाइड्रोजन एटम ही है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि हीलियम जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो क्या है, -1/2 डेल स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने p²/2m में m को गायब कर दिया है, और p जो है वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर, और वो बराबर होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। तो कर्ली बाय कर्ली x² फॉर एग्जांपल अगर आप कहें, और अगर आप 3 डायमेंशन में हो तो ये कर्ली बाय कर्ली x² प्लस कर्ली बाय कर्ली y² प्लस कर्ली बाय कर्ली z² के बराबर हो जाएगा। तो उसको उन्होंने डेल स्क्वायर लिख दिया है, ये हम जानते हैं डेल स्क्वायर कैसे आया। -1/r, यहाँ से भी उन्होंने के क्यू को गायब कर दिया है। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है 1/r, और ये काइनेटिक एनर्जी है। कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म कर दिया है हमने, कॉन्स्टेंट्स को 1 कंसिडर कर रहे हैं, और ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये हमारे एटॉमिक मास यूनिट जो है उसमें हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना, हमने कॉन्स्टेंट्स को 1 कंसिडर किया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए। और साथ में हम नीचे ये कह भी रहे हैं कि यहाँ पे देखें कि ये एटॉमिक मास यूनिट में है। तो ये तो हाइड्रोजन का हमने देखा कि ये हैमिल्टोनियन है, यानी उसकी टोटल एनर्जी ऑपरेटर जो है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन जो है वो उसका इस तरह गिवन है। अब अगर हमें हैमिल्टोनियन ऑफ हीलियम एटम देखना हो तो वो क्या होगा, हीलियम एटम को समझने की ज़रूरत है। इसमें ऐसा है कि हमारे पास न्यूक्लियस है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस जो है, इसमें जो चीज़ यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं हैमिल्टोनियन में, वो ये है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को जब वो रिवॉल्व कर रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरा उनको पोटेंशियल एनर्जी फील होगी क्योंकि वो इन द विसिनिटी ऑफ सम पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ये है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ये है, और ये हमारा जो है न्यूक्लियस को हमने इस तरह कंसिडर किया हुआ है। तो न्यूक्लियस जो है, ऑल्दो उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन 2 प्रोटॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ, कि इन्हीं की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल फील हो रहा है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसको हमने कंसिडर किया है कि इसके ऊपर, इनफैक्ट नॉट कंसिडर, एक्चुअली इसके ऊपर 2 टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो यानी एक प्रोटॉन 2 प्रोटॉन हैं, तो दोनों का 2e चार्ज आपके पास पॉजिटिव, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे इसका डिस्टेंस जो है वो r1 है, इससे इसका डिस्टेंस जो है वो r2 है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब वो फोर्स कौन सी है, वो भी कूलम फोर्स है, लेकिन वो कूलम रिपल्शन फोर्स है। तो रिपल्शन क्यों है, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज के हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों और जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की फोर्स है, कूलम अट्रैक्शन की फोर्स है, और इन दो के दरमियान यानी इलेक्ट्रॉन के दरमियान, क्योंकि अब 3 बॉडी सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन को ये भी पता है कि उसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगाएंगे। तो फिर हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए कि हैमिल्टोनियन जो है वो -1/2 डेल स्क्वायर डेल 1 स्क्वायर, 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कर्ली बाय कर्ली x1, कर्ली बाय कर्ली x2, कर्ली बाय कर्ली x3, इन सब का स्क्वायर और सम कर दें इनको।
तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उसके लिहाज से ये बेसिकली मोमेंटम ऑपरेटर और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन। और फिर ये जो टर्म है हमारे पास आ रही, ये है हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। माइनस साइन ऊपर भी जैसे माइनस साइन था तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इसी तरह ये बिटवीन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो हमारा टर्म आ रही है प्लस के साथ, ये अब रिपल्सिव एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखें कि आप इनका डिस्टेंस r1 है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ये r2 है तो ये सेकंड का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, सॉरी नॉट थर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का जो आपस में रिपल्सिव पोटेंशियल है उसकी वजह से जो उनका डिस्टेंस है r12 ये यहाँ पर वो आ रहा है। और ये जो 2 है वो सिंपली इस वजह से आ रहा है क्योंकि अब हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें चार्ज जो है KQ/R होता है ना, तो Q जो है वो हमारा 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। ये पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता था जब हम हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे थे, ठीक हो गया। तो ये हमारा अब हैमिल्टोनियन है। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑपरेटर ऑफ हीलियम एटम। तो इसके बाद क्या है, हैमिल्टोनियन फॉर मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो ये आप हमें चूँकि हीलियम ही करना है तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ कि ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा, सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए जो है वो ये है। तो nth के लिए हमारे पास जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको सम कर देंगे, कि आप खुद देख सकते हैं। तो ये इसको हम करेंगे नहीं, आपने अगर अंडरस्टैंड करना हो तो आपने खुद इसको देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम वेव फंक्शंस के ऊपर। हमारा मेन जो यहाँ पर टॉपिक है वो ये है कि हमें देखना है कि जो हीलियम एटम है हम उसका वेव फंक्शन जो है उसको कैसे लिखते हैं। अब वेव फंक्शन क्या चीज़ है, ये वो समझ लीजिए कि मेन आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो नहीं कहना चाहिए यूजुअली इसको, लेकिन ये ऐसा मतलब फंक्शन है जो आपको हीलियम एटम के बारे में सब कुछ बताएगा ना। यानी हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो इसी पर एक्ट करता है। सो ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये उसका एक आइगन फंक्शन है, तो वो इसी पे एक्ट करता है और हमें बदले में क्या मिलता है, हमें कुछ आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि भाई एनर्जी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो ये हमारा वेव फंक्शन है। तो अब देखिए कि अगर हमारे पास हीलियम एटम हो और उसके अंदर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो लेट्स से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के का वेव फंक्शन जो है उसको हम कह देते हैं कि वो phi 1 है। तो ये 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और phi 1 उसके वेव फंक्शन को। सो phi 1 ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड phi 2 सेकंड इलेक्ट्रॉन का, ये है वेव फंक्शन। तो जो कंबाइंड वेव फंक्शन होगा दोनों का, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यानी हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन का जो कंबाइंड वेव फंक्शन है psi, वो क्या है, phi 1 ऑफ 1 phi 2 ऑफ 2, ठीक हो गया। तो ये हमारा कंबाइंड वेव फंक्शन हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम स्पिन की बात नहीं कर रहे। तो एक स्पिन वेव फंक्शन भी होता है। तो स्पिन वेव फंक्शन में ये है कि उसकी 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, ये नहीं ये कि वो या तो लेट्स से हम 1/2 स्पिन को, यानी अप स्पिन को अल्फा स्पिन कहते हैं, और -1/2 स्पिन यानी डाउन स्पिन को हम बीटा स्पिन कहते हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ होंगी। तो जो हमारा ऑर्बिटल है वेव फंक्शन है, और जो स्पिन वेव फंक्शन है, दोनों सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि फिर इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है जब हम इनको कंबाइन कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी अलग-अलग अगर हम देखें तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन और स्पिन वेव फंक्शन अलहदा से यानी सिमेट्रिक भी होते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं। तो अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का यहाँ पर क्या मतलब है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारा हीलियम एटम जो है वो भी ग्राउंड स्टेट में है। तो अगर आप हीलियम एटम को कंसिडर करें तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब होगा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो
अपनी ग्राउंड स्टेट यानी 1s में पाए जा रहे हैं। तो ये इसी ग्राउंड स्टेट को हम कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी यूँ लिखते हैं 1s1s2, तो यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो s में यानी फर्स्ट s ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं। तो लेट्स से एक का जो वेव फंक्शन है वो phi1 है, दूसरे का phi2 है। तो जो हमारा कंबाइंड वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1s1 यानी पहला इलेक्ट्रॉन, ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन वो 1s में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसमें है, 1s में है। अब सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ कि अगर हम अब ये करें कि यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इसकी जगह पर कर दें और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लें, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप हमने साई डैश में ये किया कि 1s2, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, हमने वहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जगह थी वहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। तो फिर इस psi को भी हम लिख सकते हैं psi1 2, तो यानी psi2 1 जो है, जो कि हमने एक्चुअली चेंज किया था, हमने उसमें जगह चेंज की थी, उसको हम डैश लिख रहे हैं। तो यानी ये देखिए कि ये जो psi डैश है ना, ये बेसिकली ये है psi of 2 1, ठीक। तो psi of 2 1 और psi1 2 यानी इंटरचेंज करने से पोजीशन हम देख रहे हैं कि हमारे जो वेव फंक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी ये कि अगर आप देखो तो ये वाला जो सारा वेव फंक्शन है, 1s1 1s2, वो 1s1 1s2 ये सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो देखो ये दोनों सेम है, ऐसा ही है। आप इसका देखें तो मुझे अगर मैं लिखना चाहूँ कि psi डैश जो है वो एक्चुअली psi ही है, psi डैश 1 2 जो है वो psi1 2 ही है। तो देखो कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क लग रहा है आपको, या इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क लग रहा है, तो फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि यानी ये सिंपली दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और हम इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वही आ जाएगा जो पहले था, ठीक। तो पोजीशन चेंज करने से ग्राउंड स्टेट में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके वेव फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी ये कि इनका जो वेव फंक्शन है वो वैसे वेव फंक्शन को कि जिसमें कि पार्टिकल के एक्सचेंज के बाद हमारा वेव फंक्शन सेम रहे, उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो ऐसे वेव फंक्शन को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। या हम कहते हैं कि सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरचेंज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी एक बात ये कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स और आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी आप दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो दोनों सेम होंगे। ये कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ले तो आप बता नहीं सकते कि विच इलेक्ट्रॉन इज विच, ठीक है। तो उनका वेव फंक्शन जो है वो सेम होगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसमें क्या होगा। तो अब देखिए कि एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s ऑर्बिटल में ही रहा, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो 2s में चला गया, ठीक है। तो हमारी जो एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये हो जाएगी 1s1 2s1। तो सपोज करें हम phi1 एसोसिएट कर रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, तो phi2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अब हमारे जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उनका जो वेव फंक्शन होगा, हमारे पास वेव फंक्शन है psi1 2, वो क्या हो जाएगा 1s1 और यहाँ पे 2s2 होगा। ठीक हो गया। तो ये लेट्स से इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 कह लेते हैं। अगेन हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इंटरचेंज करते हैं, उनके आपस में जगह जो है वो बदलते हैं। तो क्या होगा कि psi2 1 यानी यहीं पर एक्साइटेड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन की जगह बदली है, 1s2 हो गया और 2s1 हो गया, ठीक। तो ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सचेंज करके ये हमारा नया वेव फंक्शन आ गया। अभी जो नया वेव फंक्शन आ रहा है इसको हम जैसे हमने पहले लिखा था psi डैश लिख दिया इन्होंने, तो psi डैश 1 2 यानी इसका मतलब यही है कि psi2 1 यानी हमने पार्टिकल एक्सचेंज किए हुए हैं। अब ये जो दोनों वेव फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं एक्सचेंज करने के बाद भी जो आ रहा है, दोनों वैलिड वेव फंक्शन हैं, यानी ये दोनों जो है वो आइगन फंक्शन हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के।
और अगर आप इनके ऊपर हैमिल्टनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो यू विल गेट द सेम एनर्जी, लेकिन ये है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। तो अब आप देखो कि अगर हम पहले तो हमने देखा था कि हम जब एक्सचेंज भी कर रहे थे पार्टिकल्स को, तो ये वाला वेव फंक्शन और ये वाला वेव फंक्शन जो था ये बराबर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 1s1 आ गया है, 2s2 है, लेकिन यहाँ पर 1s2 है और 2s1 है। ठीक है, तो अगर आप अब देखो कि आप किसी भी तरह इसको इसके इक्वल नहीं कर सकते, मतलब ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, अगर ये इसके एग्जैक्टली इक्वल होता तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक वेव फंक्शंस हैं, यानी कि पार्टिकल एक्सचेंज के अंदर ये जो वेव फंक्शन है जो कि एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है। और अगर ये ऐसा होता कि ये वाला वेव फंक्शन तब आता जब हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते, तो अगर तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद आता तो हम कहते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन को समझने के लिए आप ये इमेज देखिए। जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है उसमें आप देखो कि अगर आप उसको उसके ओरिजिन या आप लेट से अगर आप लेट से यहाँ पे हम वाई एक्सिस पुट कर देते हैं, तो वाई एक्सिस के अराउंड देखो तो ऐसा वेव फंक्शन जो है वो उसके लेफ्ट साइड पे वाई के या अपने आपके जीरो पॉइंट के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर इक्वली मतलब सेम नज़र आएगा। अगर आप लेट से यहाँ पर इस पॉइंट पर एक मिरर पुट कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये वाला जो वेव फंक्शन है वो इसका मिरर इमेज है सिंपली। ठीक है, तो ऐसा वेव फंक्शन है उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। जो एंटी सिमेट्रिक होता है उसमें अगर आप इस पॉइंट के ऊपर यानी जीरो पर अब मिरर पुट करो तो आप देखोगे कि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो ये ऊपर को है तो ये नीचे को है, इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है, यानी इसकी भी और इसकी भी, सिमेट्रिक वेव फंक्शन की भी और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी इनका स्क्वायर ले लें, तो अगर आप इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें तो आप देखोगे कि ये जो है स्क्वायर लेने के बाद ये उलट कर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये बेसिकली दोनों का जो स्क्वायर होगा, इसका तो स्क्वायर ऊपर को ही होगा और डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड में, इसका स्क्वायर भी ऊपर को ही होगा और इसका स्क्वायर जो है जाहिर है नेगेटिव है तो नेगेटिव को स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है तो ये भी ऊपर को होगा। तो फिर यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो हमारा फंक्शन बन रहा है नया, इसको अगर हम अपने विदाउट एक्सचेंज वाले फंक्शन के साथ देखें, वेव फंक्शन के साथ, तो ना तो ये उसके बराबर है और ना उसके नेगेटिव के बराबर है। इसका मतलब है ना तो ये सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। तो फिर हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बनाते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लें तो साई 1 2 का स्क्वायर और इस तरह आप साई 2 1 अंडर द एक्सचेंज आप उनका स्क्वायर लें तो आप देखेंगे कि अंडर द एक्सचेंज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेज कि आपके पास दो किस्म के फंक्शन होने चाहिए, एक प्लस साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ। प्लस साइन वाले को हम कहते हैं कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और ये वाला एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो फिर हमारा ये जो वेव फंक्शन साई 2 1 है, इसका मतलब है हमें इसमें एक स्लाइड मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इसको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक बनाने के लिए। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साई प्लस, अभी साई प्लस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्रिक वेव फंक्शन को। तो यहाँ पर आता है एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो कि यूजुअली यहाँ पर इस केस में 1/√2 है। तो 1/√2 हम ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं नीचे वाली। सो आपने यहाँ पर जो भी थ्योरी लिखी हुई है इसको पढ़ लेना है, इसमें किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं है आपने ग्रुप में पूछ लेना है। सो 1/√2 और 1s1 2s2 और यहाँ पे प्लस साइन आएगा और 1s2। सो यहाँ पे आपने देखो कि यहाँ पे आपने ये हमारा वो जो इक्वेशन नंबर 3 वाला वेव फंक्शन था और ये जो एक्सचेंज के बाद आया था वो, तो आपने क्या किया इन दोनों को प्लस कर दिया है। ठीक हो गया, तो ये जो नया वेव फंक्शन बना है अब ये हमारी एक्साइट स्टेट का वेव फंक्शन होगा, कौन से वाला, सिमेट्रिक वाला प्लस साइन के साथ। ठीक, तो ये अंडर द एक्सचेंज या तो ये अंडर द एक्सचेंज क्या होगा, यानी अगर मैं अब ये करती हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन 1 को इलेक्ट्रॉन 2 के साथ एक्सचेंज कर देती हूँ तो आप देखो कि क्या होगा, इन्होंने आगे किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, तो फिर क्या होगा, इंटरचेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स को आपने 1s में पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन 2 और आपने 2s में पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरह आपने यहाँ से 1s में पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन 1 और 2s में पुट कर दिया इलेक्ट्रॉन 2। तो अब देखो कि ये और ये इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप सिंपली ये जो चीज़ है इसको उठा के इधर रख सकते हो और इस चीज़ को उठा के इधर रख सकते हो।
तो आप इस इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्लस साइन से ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये सिमेट्रिक बन गया। तो ये अब देखो कि साई प्लस जो है, यानी अगर आप इसको डैश भी बनाना चाहो तो प्लस साई प्लस डैश जो है वो एक्चुअली साई प्लस के ही बराबर है। तो ये हमारा सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। और फिर एंटी सिमेट्रिक के लिए भी हम क्या करेंगे कि सिमिलरली एंटी सिमेट्रिक जो है उसमें यहाँ पर इस जगह पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और आप देखो कि नेगेटिव साइन पुट करने के बाद अब अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो यहाँ पर, तो आप देखो कि 1s1 में आपने 1 की जगह 2 पुट कर दें और 2s2 की जगह 1 पुट कर दें। और यहाँ पे आप देखो कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये वाली और ये वाली दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव साइन के बगैर एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तभी ये वाला जो सारा है वो इक्वेशन नंबर 10 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 10 में और इसमें एक नेगेटिव का फ़र्क है, तो वो नेगेटिव अगर आप बाहर निकाल दो तो ये साइन नेगेटिव जो है वो आपस में इस तरह, यानी साइन नेगेटिव जो है आफ्टर एक्सचेंज वो नेगेटिव टाइम साइन ओरिजिनल नेगेटिव जो था उसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है फिर वेव फंक्शन एक्साइटेड स्टेट के लिए ये हमारा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं वेव फंक्शन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाले में यहाँ प्लस आता है और एंटी सिमेट्रिक वाले में यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आता है। तो ये रहे हमारे कंस्ट्रक्ट किए हुए। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ हीलियम फॉर ग्राउंड स्टेट इज सेम, यानी 1s1 1s2, क्योंकि इसको एक्सचेंज करने से ये हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा, लेकिन स्टिल ऑर्बिटल वाला, ठीक है। स्पिन अभी हमने इन्वॉल्व नहीं किया। और जो हमारा हीलियम का एक्साइटेड स्टेट वाला है वो सिमेट्रिक है तो ये होगा, एंटी सिमेट्रिक है तो ये होगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे ग्राउंड स्टेट के लिए और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए हीलियम एटम के वेव फंक्शंस।